शुरू हो जाए। तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। बच्चों कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण हमें थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाए, जिसके कारण हमें खेद है थोड़ा सा कि भैया आपको वीडियो हम प्रोवाइड नहीं करा पाए, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और बच्चों हमने कक्षा 11 की फिजिक्स में से जो चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है, ऋजुरेखीय पथ पर गति, उसके कुछ टॉपिक हमने आपको कराए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्वरण, यानी कि आपके पास त्वरण किसे कहते हैं, देखिए ध्यान रखना है। इसे एस्लेरेशन भी कहते हैं। एस्लेरेशन यानी त्वरण क्या होता है बच्चों, बहुत आसान डेफिनेशन इसकी। और डेफिनेशन क्या है, आपको मैंने वेग के बारे में बताया है, मैंने आपको चाल के बारे में बताया है, सब कुछ बता दिया है, अच्छी तरीके से बता दिया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम क्या करते हैं, जो आपके पास में त्वरण है ये वेग से संबंधित है। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि वेग समय के साथ अगर बदलता है, वेग अगर समय के साथ बदलता है तो जो उसकी परिवर्तन की दर होती है, यानी समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, ऐसे लिख दो, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों बहुत ही आसान चीज है, यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन ही क्या होता है, त्वरण होता है। देखिए आप लोग, जैसे एग्जांपल तो मान लें कि हमारे पास समय t1 था, उसमें हमारा जो वेग था वो कितना था, v1। t2 समय बाद हमारा वेग जो हुआ v2 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं वेग परिवर्तन की दर की बात करता हूं तो वेग परिवर्तन कैसे होगा, यानी v2 माइनस v1, और बटे में क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। ये ही है त्वरण। आसान है बहुत, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है, यानी वेग में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो हम गणितीय रूप लिख सकते हैं इसका, ये जो गणितीय रूप है ये लिख लीजिए। देखिए a बराबर हम लिख सकते हैं, जो हमने ये अंतर दिखाया है बच्चों, आपको पता है इस अंतर को हम कैसे दिखा सकते हैं, डेल्टा लगाकर दिखा सकते हैं। डेल्टा देखिए आप लोग, डेल्टा कैसा होता है, डेल्टा ये होगा, त्रिभुज वाला डेल्टा होगा, जैसे त्रिभुज की टाइप की आकृति का है, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा v बटे डेल्टा t। तो ये बच्चों आपके पास में हो गया त्वरण, और ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। और मात्रक मैं आपको बता दूं, इसका जो मात्रा हुआ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप लोगों को मैंने त्वरण के बारे में बताया है, त्वरण की डेफिनेशन दी है, बिल्कुल आसान है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और आप लोगों को मैं बता दूं, इसकी जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र भी लिख देता हूं मैं इसका विमीय सूत्र जो है हमारे पास में बच्चों वो होगा L⁻⁻², ये इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपके समझ में त्वरण आया होगा। अब नेक्स्ट इसी से संबंधित एक टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूं, ताताक्षणिक त्वरण। ये ताताक्षणिक त्वरण क्या होता है, देखिए बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास त्वरण को हम कह सकते हैं औसत त्वरण क्या होगा, यानी कोई गतिमान वस्तु है और उसने जो त्वरण प्राप्त करा है अलग अलग समय अंतरालों में, तो वहां से हम उसका औसत निकाल सकते हैं, यानी कि कुल जो उसके पास में वेग है और जो समय लगा है उसे, तो उनके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण का जो आपके पास में फॉर्मूला है वो आपको मैं लिखाऊंगा भी, और उसके बाद फिर आपको ताताक्षणिक त्वरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दूंगा। देखिए सुन लीजिए ध्यान से, वो क्या होता है, मान लीजिए आपने थोड़े समय के लिए वेग में परिवर्तन करा, मतलब ऐसा हो गया कि समय हमारे पास बहुत ही कम लगा और वेग में परिवर्तन हुआ, तो उस स्थिति में जो हमें त्वरण प्राप्त होगा उसे हम तात्कालिक त्वरण कह सकते हैं, तात्कालिक त्वरण कह सकते हैं।
दोनों नाम एक ही चीज है, तो यानी कि थोड़े समय के लिए त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसे मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा आपको इसकी, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको लिखवाऊंगा। तो बच्चों पहले मैं आपको औसत त्वरण के बारे में बताता हूँ। औसत त्वरण होता क्या है, यानी कि कुल समय और कुल परिवर्तन वेग में कितना समय लगा कितने परिवर्तन में, तो उसका जो अनुपात है वही आपके पास औसत त्वरण है। तो उसे हम औसत त्वरण को जो लिखते हैं वो लिखते हैं ए बार, इसके ऊपर लगाते हैं और सेम फॉर्मूला हमारे पास होगा डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, यानी कि कुल समय में कितना वेग परिवर्तन हुआ तो उनका जो अनुपात है उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। इसे माध्य त्वरण भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। मैं यहां लिख देता हूं औसत त्वरण। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसे लिखना मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसे चाहो तो लिख सकते हो, जो मैंने बताया है उसी हिसाब से आप लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास में है ताताक्षणिक त्वरण है, उसे देख लीजिए। ताताक्षणिक त्वरण ये क्या है बच्चों, देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। डेफिनेशन तो इसकी वहीं से निकलती है कि यानी कि जब हमारे पास जो डेल्टा टी है वो बहुत ही छोटा है। छोटे का मतलब समझ लिए कि उसकी जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ को लाई कर रही है, जीरो की तरफ को घटती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ताताक्षणिक त्वरण या तात्कालिक त्वरण। समझ में आया होगा। तो देखिए मैं आपको इसे थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली रूप दिखाता हूं आपको। यानी मैं लिख सकता हूं इसे, देखिए यदि किसी पिंड का या किसी कण का या किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का औसत त्वरण, पहले ये लिख लीजिए औसत त्वरण आपके पास में पता ही है, ऊपर मैंने इसका फॉर्मूला लिखवा है, यह बार ए यानी ए बार हो गया डेल्टा वी और बटे डेल्टा टी है। ठीक है बच्चों, तो यहां मैंने क्या बताया है कि ताताक्षणिक त्वरण अगर आपको निकालना है वो क्या है कि यदि हमारे पास डेल्टा टी का मान जीरो की तरफ लाई करता है, जीरो की तरफ को अग्रसर है, घटता हुआ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, यानी समय भी थोड़ा है वेग में परिवर्तन भी थोड़ा है, तो वो जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम ताताक्षणिक त्वरण कहेंगे। आप मेरी वीडियो से इसे थ्योरेटिकल रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या करूंगा, मैथमेटिकली जो रूप है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, देख लीजिए आप लोग क्या होगा। यहाँ पहले लिखेंगे, मैंने आपको एक कंडीशन बताई है डेल्टा टी जो टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी का मान जीरो की तरफ को अग्रसर है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें। लिमिट का जो फॉर्मूला होता है देख लीजिए कैसे करते हैं। तो यहाँ जब ये आगा, यदि ये लिख लेना आप, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी का मान जीरो की तरफ आई है, तो ये आपके पास जो त्वरण आएगा वो ए लिखेंगे हम, यहाँ ये बार हटा देंगे इसका, और यहाँ क्या होगा लिमिट लगाएंगे, लिमिट, और ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ये लिखना जरूरी है। और इसके बाद जो का तो ये आपके पास में जो वैल्यू दी हुई है डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। बच्चों नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना होता है कि अगर आपने ये लिमिट हटा दी यहाँ से, तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब वो परिवर्तन मैं आपको फॉर्मूले के माध्यम से समझाने वाला हूँ, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए आप लोग, आपके पास में ए बराबर, ये लिमिट जब हमने इसमें अप्लाई कर दी है तो लिमिट का जो फॉर्मूला है वो लगा के से हटा दो, तो देखिए क्या बनता है, ये जो आपके पास में डेल्टा दिख रहा है यहाँ डेल्टा की जगह डी आ जाएगा, और बस लिखना क्या है, डी वी बटे डी टी। तो बच्चों ये जो आपके पास में त्वरण आया है, फॉर्मूला सेम ही चल रहा है, ये जो आपके पास त्वरण आया है, इस त्वरण का मतलब है ये जो त्वरण है ये है ताताक्षणिक त्वरण। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। जो मैंने आपको बताया है यही ताताक्षणिक त्वरण है, हमने औसत त्वरण से ताताक्षणिक त्वरण निकाल दिया। और मैं आपको बता दूं जो ये डेल्टा लगा हुआ होता है ये छोटे अंतर के लिए होता है, अगर डी आ जाता है तो वो उससे और भी छोटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप जितनी मैंने चीज लिखवाई है या गणितीय रूप में लिखा है उसे आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोगों के सामने क्या प्रस्तुत करता हूँ, देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है गति के समीकरण। भाई आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, गति के तीन ही समीकरण होते हैं और गति के तीन ही नियम होते हैं, और तीनों ही के तीनों न्यूटन ने दिए हैं। आप लोगों को समझने की बात है
तो जहां आपको गति के समीकरण की बात करता है तो समीकरण के बारे में समीकरण ही लिखनी है, अगर नियम की बात करता है तो नियम ही लिखने हैं। कंफ्यूज मत होना कि भाई जहां आपको समीकरण पूछ लिए वहां आपने नियम ठोक दिए और जहां आपसे नियम पूछ लिए वहां आपने समीकरण लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समीकरण समीकरण होती है, नियम नियम होते हैं, ठीक है। तो अब हम आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रस्तुत करेंगे, गति के समीकरण। गति के हमारे 3 समीकरण दिए गए हैं। 3 समीकरण देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या समीकरण है और फिर बारी बारी से हम उन्हें क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे अच्छी तरीके से। और जो मैं आपको मेथड देने वाला हूँ प्रूफ करने का, वो कलन विधि यानी कि समाकलन विधि है। पिछले चैप्टर चले गए हैं, उनमें एक चैप्टर था आपके पास भौतिक गणित। भौतिक गणित में मैंने समाकलन अवकलन अच्छी तरीके से बताया जिससे कि आप फिजिक्स में उसका यूज कर सकें। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है तो कक्षा 11 में आपके पास जिन बच्चों के पास में मैथ होगा वो उनके पास में समाकलन अवकलन का विस्तार है, वहाँ पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो जितना आपकी फिजिक्स में यूज होगा वो मैंने आपको काम की चीज़ें उसमें से करा दी हैं, कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं वो भी सारा आपको बता दिया है। तो बस हमारे चैनल का लाभ उठाइए, बने रहिए चैनल के साथ में, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो देखिए आपके पास में गति के समीकरण क्या है। गति के समीकरण मैं आपके सामने लिखता हूँ। गति के 3 समीकरण हैं। देखिए हेडिंग भी आप डाल सकते हैं, गति के समीकरण। तो आप इसे अगर मान लो दूसरी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए क्या समीकरण हमारे पास में, यहाँ लिख सकते हैं हम गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं। ये बच्चों मैं आपको शॉर्टकट में ही लिखवा रहा हूँ। गति के 3 समीकरण हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं। देखिए नंबर 1 क्या है, पहला जो नियम है, पहला जो समीकरण है वो क्या है आपके पास में, v बराबर u प्लस ए टी। बच्चों इनमें जो ये वैल्यू यानी कि जो भौतिक राशि इसमें यूज हो रखी है उनके नाम भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि क्या चीज़ है, किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, दूसरा नंबर आपके पास में है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण आपके पास में है वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास बच्चों गति के 3 समीकरण हैं। और इनमें जो भौतिक राशि यूज करी गई है उनके नाम देख लीजिए। जो आपके पास u है, बच्चों से नोट कर लेना, u प्रारंभिक वेग है। कोई वस्तु गतिमान है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है। आपके पास जो v है ये बच्चों आपके पास अंतिम वेग है, अंतिम वेग, ठीक है बच्चों। आपके पास जो a है, a दिया हुआ है, a त्वरण है यानी जो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ में, ये त्वरण हो गया। s आपके पास में दूरी तय करता है कोई पिंड गति करते वक्त या गति करते समय किसी वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा कोई की जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो दूरी कहते हैं, तो उसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, दूरी होगी। ये ध्यान रखना बच्चों आपको। और बाकी तो आपके सामने है। और टी हो गया आपके पास समय, यानी जितना समय उसे लगा है उसे समय को उससे डिनोट करते हैं। तो ये तो मैंने इनके सिंबल बताए हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कलन विधि से। बच्चों इस लेक्चर में तो मैं आपको कलन विधि से इन्हें सिद्ध करा के दिखाऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें ग्राफी विधि से भी मैं आपको तीनों समीकरणों को सिद्ध करा के दिखाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों ही तरीकों से आपको तीनों समीकरणें समझनी है और इन्हें ध्यान से आप लोगों को करना है, क्योंकि आपके पेपर में भी आती हैं और आपको ये आगे भी कहीं कंपटीशन वगैरह में कहीं भी इसका यूज हो सकता है। और जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है उनमें भी इसका यूज होगा। तो ध्यान से समझिए इन तीनों समीकरणों को। समीकरणों में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रथम समीकरण लेता हूं बच्चों में, यहां लिख देते हैं पहले कलन विधि से गति के समीकरणों का सत्यापन, ठीक है बच्चों।
यानी कलन विधि से, यानी आपके पास समाकलन विधि से हम क्या करेंगे, गति के समीकरणों का सत्यापन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण बच्चों आपके पास में है, तो देखिए प्रथम समीकरण क्या है बच्चों। जो प्रथम समीकरण है उसे हम आपके पास में, मैंने आपको पीछे बताया है, जो आपके पास त्वरण है, त्वरण की परिभाषा जैसे करते हैं, ठीक है। जो त्वरण की परिभाषा है उसी से हम इसे सिद्ध करेंगे। देखिए त्वरण की परिभाषा से क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से, यानी त्वरण की परिभाषा क्या आपके पास a बराबर ds बटे, एक मिनट सॉरी, ये होगा आपके पास dv बटे dt। ये त्वरण की परिभाषा बच्चों, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये आपके पास में परिभाषा से, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ आपके पास dv है, इसे यही रहने दो, और ये dt इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में a, या इसे ऐसे कर लो, dv इधर रख लो, और ये हो जाएगा a, और ये आपके पास हो जाएगा dt। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही आपके पास में ये स्थिति आती है, मैंने आपको समाकलन में बताया कुछ वहाँ ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे आप लोग, तो यहाँ dx के समथिंग में कुछ आता है ऐसे करके, और जो भी फंक्शन इसके साथ में होता है उसी का हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ देखो फॉर्म तो ये बन गई है, जैसे यहाँ dx है, यहाँ dv आ चुका है, और यहाँ dt भी आ चुका है। बस देर किस बात की है, समाकलन करना है। और समाकलन के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ मैंने आपको बताया था दो समाकलन, दो टाइप का होता है, यानी कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हम किसी सीमा के अंतर्गत समाकलन करते हैं, और अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, और वो क्या होता है, उस पर यहाँ कोई लिमिट भी लगी नहीं होती। पहचान में बताऊंगा बच्चों, ये जो आपको सिंबल दिखा रखा है सिंपल तरीके से, ये अनिश्चित समाकलन का है। अगर निश्चित समाकलन की बात करें तो यहाँ कोई ना कोई क्या आ जाएगा आपके पास में, इसमें लिमिट लग जाएगी, तो उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो उस समाकलन को हम निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं हम यहाँ लिखेंगे उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर, उचित सीमा के अंदर समाकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ आपके पास में ये हो गया dv। बच्चों ये वेग है, मैंने आपको बताया है कि वेग आपके पास में मैंने दो टाइप का लिखवा दिया, कोई प्राथमिक यानी प्रारंभिक वेग है आपके पास, और अंतिम वेग। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को पता है जब कोई वस्तु गति करती है तो गति करने के साथ साथ उसका जो पहला वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा, और उसके बाद जैसे ही उसकी स्पीड में थोड़ा सा या उस वेग में परिवर्तन होता है तो फिर उसका वेग बदलता है, चेंज होता है, और चेंज होने के बाद वो अंतिम वेग प्राप्त करती है v। ठीक है। तो यहाँ लिमिट जो लगेगी, ये वेग देखो dv है, यहाँ वेग है, तो वेग की ही लिमिट लगेगी यहाँ, और यहाँ आप करोगे प्रारंभिक वेग, और यहाँ करोगे आप अंतिम वेग। ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम समाकलन तो जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ आप देखिए t के साथ में t है, t वाला फंक्शन कोई यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये a तो लिख दो बाहर, और यहाँ आप कर दोगे dt। बच्चों यहाँ आप लिमिट क्या लगाओगे, ये तो आपने काम कंप्लीट कर दिया है, अब लिमिट क्या लगेगी वो देखने वाली बात होती है। तो बच्चों देखिए जैसे शुरुआत में कोई वस्तु गति करती है, शुरुआत स्टार्टिंग करती है, तो स्टार्टिंग में उसका कोई समय नहीं होता, समय 0 होता है। उसके बाद फिर वो t समय प्राप्त करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु खड़ी है, यहाँ से चलना शुरू करेगी वो, तो अभी उसे कोई समय नहीं लगा गति करने में, उसका प्रारंभिक वेग 0 है, और जैसे ये चलना शुरू कर देती है तो ये 0 से किसी वेग तक पहुंच जाती है, और उसे वहां तक पहुंचने के लिए कुछ समय भी लगता है, और वो समय हमने कितना मान लिया, t है। तो आप लोग देखिए शुरुआत में समय कितना था 0, उसके बाद कितना समय पहुंचा t, तो यहाँ जो लिमिट लगी आपके पास में 0 से t लगी। ठीक है। अब समाकलन करना है, आसान तरीके से समाकलन कीजिए। देखिए बच्चों मैंने आपको समाकलन का फॉर्मूला बता रखा है, अगर सिंपल फॉर्मूला आप देख लीजिए तो यहाँ से इसका समाकलन जो होगा वो x होता है, dx का क्या होगा x। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगना है। देखिए यहाँ dv है, तो dv का जो समाकलन होगा वो v होगा, और बच्चों ये जो लिमिट लगी हुई है ना, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ हम लोअर लिमिट और ऊपर जो अपर लिमिट होती है उसे यहाँ रख देंगे। ठीक है। ऐसे आगे चलिए, यहाँ हमने a लिखा, और इसका जो समाकलन हुआ वो आपके पास में t हुआ,
और टी के बाद हमने लिमिट जो लगाई है 0 से टी तक लगाई। यहाँ देखिए बच्चों, थोड़ा इधर करता हूँ मैं, उधर जगह खत्म हो चुकी है। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट पड़ाव है सवाल का, यानी कि इस समीकरण का, वो क्या है कि हमें लिमिट रखनी है। लिमिट का नियम ध्यान से समझिए। लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट पहले यहाँ रखेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ये नियम है कि पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो ये काम करना है। देखिए यहाँ कैसे करते हैं। यहाँ आपके पास में क्या वैल्यू है? ये v है, तो यहाँ v की जगह v ही रखेंगे। देखो ये v है ना, वो अपर लिमिट, तो उसकी जगह रख दो, इसे रिप्लेस कर दो यहाँ से। तो ये आपके पास हो जाएगा, अपर लिमिट हमने रखी यहाँ, तो ये हो जाएगा v। ठीक है बच्चों, फिर माइनस आएगा, माइनस, और फिर इसके बाद ये लोअर लिमिट रखेंगे, ये आपके पास हो जाएगी लोअर लिमिट। ठीक है भाई, तो यहाँ इसके बाद बराबर देखिए आप लोग, आपके पास में a है और a के बाद आपके पास में t है। t का भी छोटा ब्रैकेट लगा दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। t की जगह t रखोगे, ये लो, और फिर माइनस t की जगह क्या रखोगे? लोअर लिमिट, यानी 0 रखोगे, ये रख दिया। अब देखिए आपके पास क्या निकला, v माइनस u, और यहाँ से क्या निकलेगा? a t। तो यहाँ से आप बच्चों क्या कर सकते हैं, आप इसे u को उधर पहुंचा दो दूसरी साइड में। इधर प्लस हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास में क्या बना, v बराबर u और प्लस at। यही तो था पहला समीकरण। देखिए आप लोग, पहला समीकरण हमारा सिद्ध हो चुका है, v बराबर u प्लस at, जिसे हमने आसानी से सिद्ध कर दिया है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा भी दिया है। जिन बच्चों की समझ में थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी कुछ स्किप हो गया हो या मिस हो गया हो, वो वीडियो को दोबारा पीछे हटा के देख सकता है और समझ सकता है। जो मैंने आपको समझाया उस अच्छी तरीके से, बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये चीज़ आई होगी। पहला समीकरण हमारा सिद्ध हो चुका है। अब बच्चों हम नेक्स्ट जो हमारा समीकरण है उसकी तरफ चलते हैं। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, और जितना भी आपको मैंने समीकरण समझाया है, जितनी भी क्रियाविधि इसमें समझाई है, आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका दूसरा समीकरण क्या है। देखिए दूसरा समीकरण गति का क्या है। दूसरा गति का समीकरण आपके पास में ये रहा, आपके पास ये पहला हमने कर दिया है, दूसरे समीकरण में पहुंच चुके हैं। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। बच्चों ये हमें सिद्ध करना है, और इसे भी हम कलन विधि से यानी समाकलन विधि से ही सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे पहला बिल्कुल सरल तरीके से सिद्ध किया है, ऐसा ही दूसरा समीकरण भी सरल तरीके से सिद्ध करेंगे। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा आपका अपना समय देना है, जिससे आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख सकें और इनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके पास में समीकरण है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे मैंने पहले त्वरण की परिभाषा से लिखा था, यहाँ लिखूंगा वेग की परिभाषा। वेग की परिभाषा से बच्चों बहुत आसान है। वेग की परिभाषा क्या होती है, देखो आपके पास में v होगा और ये होगा आपके पास ds/dt। यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक काम करिए, पहले से इधर ले आइए, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करा, तो पहले मैं ds ही लिख देता हूँ इधर, ds, और ये इसमें मल्टीप्लाई करा तो v, और ये आपके पास हो जाएगा dt। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, वही सेम प्रोसीजर है, उचित सीमा के भीतर क्या करना है, समाकलन करने पर। उचित सीमा के भीतर हम समाकलन करेंगे। देखिए बच्चों कैसे करते हैं भाई। बच्चों पहले आप एक बार थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ देखो s है, लिमिट लगानी भी जरूरी है। तो पहले मैं चलो समाकलन का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ ds हो जाएगा, और यहाँ आपके पास में ये v है, और यहाँ भी समाकलन आप लगा सकते हैं, समाकलन ऐसे लगाएंगे, और ये dt, क्योंकि d के साथ में t है तो v तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो बच्चों अब यहाँ आपके पास में समाकलन की समस्या हो चुकी है। समाकलन पे आप लिमिट क्या लगाएंगे, पहले आप दिमाग लगाइए। जब कोई वस्तु गति करती है तो वो शुरुआत स्टार्टिंग से होती है, तो वहाँ उसने कोई दूरी तय नहीं की, लेकिन जैसे वो कुछ समय बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है तो वो दूरी भी तय करती है और समय भी लेती है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी होगी। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो यानी शुरुआत में जो दूरी तय करी थी वो 0 है, कुछ भी दूरी तय नहीं करी, लेकिन बाद में कितनी पहुँच गई, वो आपके पास s है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कर सकते हैं। यहाँ आपके पास में बच्चों एक थोड़ा सा हमारे पास में एक मिस्टेक है, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। आप लोगों को क्या करना है, समाकलन जो करना है वो इधर करना है, और ये आपके पास v है और ये आपके पास dt है।
ये लिमिट भी मैं थोड़ी बाद में लगाऊंगा बच्चों। यहाँ आप एक काम कर लीजिए, ये जो v है इसका मान रख दिए समीकरण फर्स्ट से, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी और उसमें हमने v बराबर u प्लस 80 निकाला था, तो वहां से आपको उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास में ये चीज है ये वाली, तो यहाँ चलो लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से आपके पास में हो गया s, और यहाँ 0 से s कर दो, और ये d ऐसी है, और यहाँ मैं पहले समाकलन इसकी वैल्यू रखूंगा। क्या वैल्यू हमारे पास बनती है, देखिए v बराबर क्या था आपके पास में, v बराबर था आपके पास u प्लस 80, और ये आपके पास dt है बच्चों, ध्यान करना है। और यहाँ लिख देना है चूंकि v बराबर आपके पास था u प्लस 80। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट तो हम इसकी लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, ये dt इसके साथ भी जाएगा और dt इसके साथ भी जाएगा। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए, इधर मैं इधर करने वाला हूँ ये वैल्यू, यहाँ आपके पास में होगी 0, और ये चलो समाकलन 0 से s हो गया आपके पास, और ये हो गया आपके पास में यहाँ ds, और बराबर ये आपके पास में हो गया, देखो dt इधर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि u तो बाहर निकाल दो, और ये हो जाएगा आपके पास dt, और यहाँ 0 से t लगेगी लिमिट, और फिर इसके बाद ये dt इस पर मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस आएगा, ये तो हम बाहर ले लेंगे, और ये आपके पास में हो जाएगा 0 से t, और यहाँ t, और यहाँ आपके पास dt। देख लीजिए बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ a dt u के साथ में गया तो आपके पास में ये वैल्यू होगी, u को हमने बाहर ले लिया, dt हमने यहाँ रख दिया, और ये लिमिट लगा के समाकलन रख दिया। इधर देखिए फिर क्या करा हमने, यहाँ a t है हमारे पास, और dt से मल्टीप्लाई करेगा, a t dt हो जाएगा, तो a तो बाहर ले लिया और t dt हमने यहाँ रख लिया, क्योंकि t वाला फंक्शन इसलिए लिया है अंदर क्योंकि d के साथ में t है पहले से। तो ऐसी ही जो टर्म हमारे पास होती है उसी का हम समाकलन करते हैं, और आसान तरीके से हम इसका समाकलन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में सवाल हो गया कंप्लीट। यहाँ से हम समाकलन करेंगे ds का, आपको पता है क्या होगा, s होगा, और इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से s, और यहाँ u है, और dt का आपके पास हो गया t, और इसकी लिमिट लगा देंगे बच्चों 0 से t। ठीक है, प्लस a, ये थोड़ा सा आपके पास में अलग चीज होगी इनके अपेक्षा। यहाँ मैंने आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला बताया था x की पावर n और ये dx, तो इसका बच्चों क्या होता है, x की पावर n+1 और बटे में n+1 होता है, ये समाकलन होता है। तो उसके आधार पर हम यहाँ से समाकलन करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए यहाँ x की पावर n थी, यहाँ t है, t की पावर तुम्हें दिख नहीं रही होगी, तो सोचोगे t की पावर n है ही नहीं। अबे n का क्या मतलब है भाई, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो t है, t के पावर 1 तो है, t की पावर 1, तो वो n का काम करेगी, समझ में आया ना। तो इसलिए इसका जो समाकलन होगा वो आपके पास होगा t²/2। देख लेना आप, इस तरीके से लगाओ, देखो 1+1 और बटे 1+1। ठीक है, 1+1 2 होता है, तो t²/2 हो गया। लिमिट लगा दो, 0 से आपके पास t हो चुकी है। यहाँ आप क्या करोगे, s-0 मैंने लिमिट लगा दिया, देखियो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ देखिए u ऐसे यहाँ t-0 हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और प्लस ये आपके पास a हो गया। यहाँ थोड़ा ध्यान करना है, जब t रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास t²/2 माइनस 0 का स्क्वायर/2। समझ में आया होगा, यानी t की जगह पहले हमने t रखा, और t की जगह फिर हमने क्या रखा, 0 रखा, तो सेम ऐसे प्रोसीजर हो गया। तो यहाँ से आपके पास s बचा, यहाँ से आपके पास ut निकल के आएगा, प्लस यहाँ से देखिए आपके पास ये टर्म तो होगी खत्म, ये वाली टर्म खत्म हो चुकी है, तो t²/2 है, तो 1/2 को मैं आगे ले लूंगा, और यहाँ हो जाएगा a, और ये हो जाएगा t²। तो बच्चों आपका दूसरा समीकरण भी तैयार है, और हमने कलन विधि से दूसरा समीकरण भी आपको सिद्ध करके दिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी बहुत ही इजी तरीके से ही आया होगा। आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग लगाकर ऐसे समझना है कि जैसे मान लो आपने कुछ खेल किया है। देखिए कुछ भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लोग इस तरीके से भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। मैं आपको फिर बता दूं, जो पहली समीकरण थी वो त्वरण की परिभाषा से सिद्ध करनी है, दूसरी जो समीकरण सिद्ध करी है हमने वो वेग की परिभाषा से सिद्ध की है, और पहली समीकरण में से v का मान वहां रखा और उसके बाद समाकलन कर दिया, और दैट्स ये आपके पास में आपके सामने है। दूसरी समीकरण सिद्ध हो चुकी है। अब बात करते हैं तीसरी समीकरण की। बच्चों तीसरी समीकरण को भी देखिए, तीसरी समीकरण को भी हम ऐसे ही सिद्ध करेंगे, चुटकियों में सिद्ध करेंगे, और चुटकियों में ही आपके दिमाग में घुसेगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट समीकरण।
तो तीसरी समीकरण क्या आपके पास में बच्चों, देखिए तीसरी समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है ना तीसरी समीकरण। तो इसे भी हम सिद्ध करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है। पहली समीकरण में हमने आपको क्या बताया था, त्वरण की परिभाषा सिद्ध की थी, दूसरी समीकरण हमने वेग की परिभाषा सिद्ध की थी। अब ये तीसरी जो समीकरण है ये भी त्वरण की परिभाषा से सिद्ध करेंगे। देखिए आप लोग, तो यहाँ लिखूंगा मैं त्वरण की परिभाषा से, यानी डेफिनेशन आप किसकी लगा सकते हैं, एक्सीलरेशन की। ठीक है भाई, परिभाषा से, परिभाषा क्या है देखिए आप लोग, a बराबर आपके पास में था dv/dt, यही तो था। लेकिन बच्चों आपको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना है बच्चों। देखिए क्या चेंजिंग करेंगे आप, अगर मैं इसे dv/ds कर दूं और गुणा में इसके क्या कर दूं मैं आपके पास में, ये चलो डॉट ही लगा दो यहाँ, ये आपके पास ds/dt हो जाए। तो यहाँ से आपको देखिए कुछ ऐसा कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए मैंने इसमें ds ले आया हूँ, तो ds से ds कट भी सकता है, तो dv/dt ही बचेगा। समझ में आया होगा। देखिए एक बार, जैसे हमारे पास में a बराबर dv/dt था, तो यहाँ हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया, यानी कि ds से भाग कर ds से ही गुणा कर दी ऊपर। तो अगर ds से ds काट दे तो dv/dt ही बचेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक चीज मिल गई हमें, कुछ नई चीज है, नई है पुरानी है, बताइए। ये पुरानी चीज है, ये वेग है। वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन बटा समयांतराल। तो देखिए यहाँ विस्थापन आपका हो रहा है और बटे में समयांतराल भी है, तो वेग की डेफिनेशन हो चुकी है। तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर, इसे मैं v लिखूंगा, v, और ये हो जाएगा आपके पास dv/ds, और यहाँ लिख सकते हैं चूंकि v बराबर आपके पास होता है ds/dt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये मैं v और ये dv यहाँ इकट्ठा कर दिया, और ये ds इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो a, और ये आपके पास हो जाएगा ds। तो यहाँ हमें वही काम करना है, उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर। ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, उचित सीमा के भीतर क्या करना है, समाकलन करने पर। देखिए बच्चों कैसे समाकलन करेंगे इसका भी ऐसे समाकलन करना है, समाकलन। और यहाँ देखो वेग आ गया, ये भी वेग है, तो वेग के हिसाब से हम प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की लिमिट लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा v, और ये हो जाएगा आपके पास dv, और बराबर ये हो जाएगा, ये a बाहर निकाल दो, समाकलन 0 से s हो जाएगा, और ये आपके पास ds होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिमिट लगा दी है, मैंने पहले समझा दिया है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पीछे जो मैंने दो समीकरण सिद्ध किए हैं तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे जो लिमिट लगाई है वो क्यों लगाई है। भाई आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में जो दूरी चलेगा वो 0 चलेगा, उसके बाद फिर वो s चलेगा, कुछ समय बाद, यानी समय कितना t समय लगा होगा। ऐसे उसका प्रारंभिक वेग u होगा, उसके बाद कुछ समय बाद उसका वेग कितना हुआ होगा, v हुआ होगा। ठीक है, चेंज हुआ होगा, तो उसी के आधार पर हमने ये काम कर दिया है। ठीक है, तो अभी में सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में इसका समाकलन क्या होगा, जैसे मैंने t का समाकलन किया था ऐसे ही समाकलन इसका होगा। तो इसका समाकलन होगा v²/2, और यहाँ आप इसकी लिमिट लगाओगे u, और यहाँ पे लगाओगे v, और बराबर यहाँ देखिए a, और यहाँ जो आपके पास इसका समाकलन होगा s, और 0 से s होगा इसकी लिमिट। अपर लिमिट लगाएंगे बच्चों तो v²/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो u²/2 हो जाएगा बच्चों। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और इसके बाद यहाँ आपके पास में हो जाएगा a, और यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे s और -0। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है। यहाँ से देखिए मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, तो आपके पास में v² - u² हो गया, और इधर से आपके पास में क्या बचेगा बच्चों, as बचेगा। ये दो यहाँ क्या कर रहा है, भाग, इधर जाके क्या करेगा, गुना। तो आपके पास हो जाएगा v² - u² बराबर 2 की मल्टीप्लाई करो 2as। तो यहाँ से ये u इधर माइनस है, u² उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास v², और इधर जाके ये हो जाएगा u² और प्लस 2as। तो बच्चों ये देखिए आपके पास तीसरी समीकरण भी आ चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिद्ध करने का तरीका मैंने आपको बताया है, सरल शब्दों में बताया है। और ये भी सोचा है कि बहुत मैं ध्यान रखता हूँ आपका कि भाई मान लो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और ये भी समय का भी ध्यान बहुत रखना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए बच्चों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारे इसमें जो हमने आपको सिलेबस करा है, लेक्चर दिया है, इसमें कोई आपको समस्या परेशानी आ रही है, आपको कोई भी चीज़ दिक्कत परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करना बच्चों, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो हमारे लेक्चरों का और हमारे जो सिलेबस है, हमारे चैनल का जो लाभ उठा सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल के साथ में बने हुए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं अच्छी तरीके से। धन्यवाद।